बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 12 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि पटना में सड़क पर उतरे हजारों टीचर, सरकार के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। बिहार विधानसभा में जमकर चली कुर्सियां, बीजेपी का वॉकआउट, कार्यवाही स्थगित। लालू यादव ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को लगाई फटकार, छोटी छोटी बातें भुला करके 2024 पर फोकस करने की दी हिदायत। नकली बाल लगाकर दूसरी बार शादी करने पहुंचा दूल्हा, खुल गई पोल। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद यादव की मां को रहा मलाल, बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली। सांप पकड़ने वाले लड़के के दीवानी हुई लड़की, सब कुछ छोड़ छाड़ कर रचाई शादी। मोदी सरकार के समर्थन में उतरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस सरकार के विरोध के बीच केंद्र के फैसले पर साथ आई बिहार सरकार। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के वैशाली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने दामाद को महज इस बात पर पेट्रोल डाल करके आग के हवाले कर दिया क्योंकि वे कम सुंदर था और उसने महिला की बेटी से लव मैरिज कर ली थी। जानकारी के मुताबिक घायल युवक की पहचान मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी मिस्त्री राम के 23 वर्षीय बेटे विकास कुमार के रूप में हुई है। विकास मुजफ्फरपुर में ही मेहनत मजदूरी करता है। यह युवक ने 11 मई 2022 को पटेड़ी बेलसर ओपी क्षेत्र के करजनी गांव निवासी रामचंद्र राम की 18 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी से लव मैरिज करके शादी कर ली थी। इसके बाद विकास और नेहा साथ में रहने लगे, लेकिन नेहा की मां इस शादी से नाखुश थी क्योंकि उसकी बेटी गोरी और दामाद काला था। बताया गया है कि नेहा 7 माह की गर्भवती है। नेहा की मां ने उसे मायके बुलाया था। उसके बाद से मां बेटे को ससुराल नहीं जाने दे रही थी। इस बात को लेकर के मां बेटी में भी कई बार विवाद हुआ। जब पीड़ित परिवार वालों ने बताया है कि विकास अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया था। इसी दौरान नेहा की मां विकास पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। विकास की चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर विकास के परिवार के लोग भी वहां पर आ गए। इसके बाद उसे हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकास की हालात गंभीर बनी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून सक्रिय है लेकिन कमजोर है। यहाँ सावन का महीना होने के बावजूद भी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। इस कारण दक्षिण बिहार में मौसम एक बार फिर से गर्म रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और फिर किसान भी परेशान है। हालांकि उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में छूट-फूट बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच पटना से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से आज बुधवार को उत्तरी और फिर पूर्वी बिहार में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। वहीं दक्षिण बिहार में भी कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा इसको लेकर के सतर्क जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के पूर्वी क्षेत्र में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार के कई इलाके में छिटपुट बारिश हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स यानी कि CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो प्रोविजनल कांस्टेबल्स के भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे CSBC की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर रिजल्ट चेक और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में कुल 2,69,370 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि कुल 3345 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए पास हुए हैं। ये भर्ती अभियान बिहार राज्य में शराबबंदी कांस्टेबलों की 689 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं। यहाँ सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ और फिर शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा मार्च कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जुटान हुआ। जब बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से नई शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। सरकार ने भी शिक्षक अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक नियमावली डोमिसाइल नीति को समाप्त करने के खिलाफ और फिर नियोजित शिक्षकों को राज्य
कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के शिक्षक संघ और फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम रखा। दोस्तों बात करते हैं कि कल विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सदन चलने के दौरान कुर्सियां चली और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है और सोमवार को यह ऐलान कर दिया गया था कि जब तक तेजस्वी यादव को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का सदन से बाहर और फिर सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने पहले सदन के बाहर हंगामा किया। इस दौरान नीतीश कुमार शर्मा करोड़ चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो जैसे नारे लगाने वाले पोस्टर को लेकर के विधानसभा पार्टियों में काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया गया। फिर सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी के सदस्य वेल पर पहुंच करके हंगामा करने लगे। यह सदन में विपक्ष के माननीय सदस्य रिपोर्टिंग टेबल पर रखने लगे और फिर कुर्सी को टेबल पर रख दिया गया। इस दौरान स्पीकर बाल बज गए। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया, लेकिन जब शिक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो फिर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में कार्रवाई चलने नहीं दी और इसको स्थगित करना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसानों को मशरूम की खेती करने पर सरकार के द्वारा 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में मशरूम स्पॉन तथा मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए सरकार 50% तक अनुदान देगी। ये अनुदान इकाई लागत 15 लाख रुपये पर मिलेगा। आपको बता दें कि आज के समय में मशरूम की मांग काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मशरूम की खेती कर सके, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो फिर आप www.horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं या फिर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, जिला सहायक निदेशक उद्यान से मिलकर के इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से बिहार के कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा, साथ ही साथ इससे लोगों का आवागमन भी बेहतर और आसान हो जाएगा। आपको बता दूं कि आमस टू दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जहां ये करीब 6,927 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 199 किलोमीटर लंबाई में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। वहीं पर रक्सौल पटना हल्दिया एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हो रहा है। करीब 94,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 695 किलोमीटर लंबाई में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। वहीं पर पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे का भी निर्माण हो रहा है। करीब 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 118 किलोमीटर लंबाई में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर सारण के बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है। ये करीब 1542 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 53 किलोमीटर लंबाई में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। वहीं पर वाराणसी टू कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 24,275 करोड़ रुपए की लागत से करीब 646 किलोमीटर लंबाई में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। ये बिहार के कई जिलों से गुजरेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग मात्र 20,000 की लागत से कई तरीके के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी खासी कमाई होगी, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। जी हाँ, बिहार में 20,000 से आप 3 बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो हम आपको अभी विस्तार से एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन से वो बिजनेस है जो आप मात्र 20,000 से शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी का पैसा कमा सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 पापड़ के बिजनेस, पापड़ बनाने का बिजनेस। आपको पापड़ तलना नहीं बल्कि पापड़ बनाना होगा। जब बिहार के लोग घर बैठे मात्र 20,000 की लागत से पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में अच्छी कमाई होती है। आप चाहे तो पापड़ बनाने वाली मशीन खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अचार बनाने का बिजनेस आप कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपये में। जी हाँ, बिहार में अचार की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बिहार के लोग घर बैठे मात्र 20,000 की लागत से अचार बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं पर तीसरे नंबर पर लेमन ग्रास की खेती। जी हाँ, आप 20,000 रुपये की लागत से लेमन ग्रास की खेती शुरू कर सकते हैं। लेमन ग्रास से निकलने वाला तेल कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल और फिर दवा बनाने के काम आती हैं। 1 हेक्टेयर से आप साल भर में लगभग 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटर के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और फिर उसके आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप सरकार से पैसे लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए नीतीश सरकार के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है। खबर के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार के छात्रों को सरकार के द्वारा बिना ब्याज 4 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसका लाभ लेकर के छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं और फिर अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। आपको बता दें कि इस क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के आप BCom, BSc, BA, BTech, BE, डिप्लोमा, एग्रीकल्चर, फार्मा, मेडिकल, MTech, MBA, MSc आदि की पढ़ाई देश भर के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सरकार की वेबसाइट www.7nischay-yuva-mission.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत फलदार पौधे लगाने पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार बिहार के किसान आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल और फिर केले के पौधे लगाते हैं तो फिर उन्हें सरकार के द्वारा सब्सिडी का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहाँ आपको बता दें कि किसानों को 1 हेक्टेयर में आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल और केला लगाने पर करीब 1.25 लाख रुपए तक का खर्च आता है तो फिर उसे सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी के तौर पर 62,500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे किसानों को इन फलों की खेती में आसानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम आखिर आवेदन कैसे करें, तो अब बात करते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बागवानी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है, यानी कि 15 जुलाई से पहले आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, नहीं तो फिर आप लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन दिनों भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने के प्रयास और फिर एक किताब की वजह से चर्चा में है। एक किताब जिसे नीतीश कुमार के दोस्तों ने लिखी है। किताब में नीतीश कुमार के जीवन के कई अनछुए पहलुओं पर विस्तार से लिखा गया है। मसलन नीतीश कुमार बचपन में लूडो खूब खेलते थे। राजकमल प्रकाशन से छपी किताब में बताया गया है कि नीतीश कुमार को किशोरावस्था से ही फिल्म देखना काफ़ी पसंद था, यानी कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा फिल्म देखते थे। बख्तियारपुर में उनके घर के सामने ही एक बेहद पुराना सिनेमा हॉल था। नीतीश के साथ ही लिखते हैं कि हमने वहां अनगिनत फिल्में एक साथ देखी थी। जब पहले तो वो कोई भी फिल्म देख लेते थे, लेकिन बाद में वैसे ही फिल्में उन्हें पसंद आने लगी जिनका समाज से सीधा संबंध होता है, जिनमें कोई संदेश छुपा होता है। जब पटना में रहते हुए नीतीश अपनी पत्नी मंजू और फिर दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। मंजू को रेडियो पर गाने सुनने का भी बड़ा शौक था, जिस वजह से नीतीश कुमार का घर पूरे दिन गुलजार रहता था। जब नीतीश के दोस्त कौशल बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में गंभीर फिल्में देखते समय किशोर नीतीश कुमार उनमें पूरी तरीके से डूब जाता था और खो जाता था। जब बीच में कोई भी टीवी बजती या फिर शोर होता तो फिर नीतीश झुंझला भी जाता था। वहीं पर केंद्र की राजनीति के लिए दिल्ली शिफ्ट होने के बाद रेडियो का साथ छूट गया। नीतीश के दोस्त लिखते हैं कि जब वो रेल मंत्री थे तब उनके सहायकों ने जबरदस्ती सरकारी निवास में बैडमिंटन का कोर्ट बनवा दिया, जहाँ वे एक आध हफ्ते खेलता भी था, जहाँ पर वह शौक भी मौसमी ही साबित हुआ। जब कुल मिलाकर के फिल्म ही उसके जीवन में कुछ दिनों के लिए मनोरंजन का साधन रही। जहाँ नीतीश कुमार के एक दोस्त मुन्ना सरकार बताते हैं कि नेताजी के पसंदीदा कलाकार राजकुमार थे। जहाँ इसकी वजह यह थी कि राज कपूर के ज्यादातर किरदारों की आंखों में सुनहरे कल के सपने होते थे और होठों पर आशा के गीत होते थे। राज कपूर जिस किरदार को निभाते उसमें पूरी तरीके से डूब जाते। जहाँ उनकी किसी फिल्म में साहिर लुधियानवी का लिखा एक गीत नेताजी को शुरू से ही बहुत पसंद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। जहाँ ऐसा ही हाल में यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को जमकर के फटकार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबरें यही कि सुनील सिंह भाजपा के संपर्क में हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से कहा है कि आप अमित शाह के संपर्क में हैं, भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। लालू जी के करीबी हैं, जहाँ इन्हीं के साथ रहिए,
आपको बता दें कि बिहार में मानसून सत्र की बैठक चल रही है। विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार सुनील सिंह पर भड़क गए। जब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम नीतीश कुमार ने मीटिंग में यहां तक कह दिया कि उन्हें सब पता है कि कौन किसके संपर्क में है। ऐसा करना बंद कर दीजिए और महागठबंधन की एकता को मजबूत कीजिए। इस पर सुनील सिंह भी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मामले को शांत करा दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए OMR सीट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार ये OMR सीट आवेदक को एग्ज़ाम में भरने के लिए दी जाएगी। जहां अभी OMR सीट जारी इसलिए किया गया है कि जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह अच्छे से OMR सीट को भरना सीख लें। दरअसल OMR सीट से होने वाली परीक्षा में कई बार सही जानकारी नहीं होने से छात्र इसे भरने में गलती कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही OMR सीट को जारी कर दिया है ताकि बाद में छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। वही छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आप बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच बिहार के सुपौल जिले में करीब 2 दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार मिट्टी के कटाव के कारण लगभग 48 परिवार को नरहैया नामक अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गांव का अधिकांश हिस्सा और खेत पानी में डूबे हुए हैं। केवल कोसी तटबंध और फिर आसपास की सड़क बची हुई है मात्र। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया है कि हमने गाँव छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। हर जगह बाढ़ में डूबी हुई है, जहाँ हर जगह पानी पानी दिखाई देती है। जहाँ हम लोग बचने के लिए अपना सामान लेकर के कोसी नदी के तटबंध की ओर भागे। हम रात में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और बारिश इसे और कठिन बना देती है। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल भारत में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकल गए हैं। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानक विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के ताज़ा आंकड़े से पता चला है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जब भारत में 2005-06 से 2019-21 के दौरान सिर्फ 15 साल में 41 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के 25 देशों ने पिछले 15 साल में सफलता के साथ अपने वैश्विक MPI मूल्य को आधा किया है। इन देशों में कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अप्रैल में 142 करोड़ लोगों के साथ जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान के फिसलने की चर्चा पिछले कई महीनों से होती रही है। अब उनके करीबी मंत्री भी सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें कहने लगे हैं जो बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित है। जहां नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया के सामने ऐसा ही बयान दिया है। दरअसल बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और वहां बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार पहले किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का FIR होने पर इस्तीफा ले लेते थे, लेकिन तेजस्वी यादव पर FIR ही नहीं बल्कि चार्जशीटेड भी हो गया है। फिर नीतीश कुमार तेजस्वी से इस्तीफे क्यों नहीं ले रहे हैं? सदन में इस बात को लेकर के जोरदार बहस हो रही है। जी हां, विधानसभा परिसर में आज मीडिया ने अशोक चौधरी से सवाल पूछा है कि तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ FIR ही नहीं बल्कि चार्जशीटेड भी दायर की गई है। जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अब अगर FIR में भी इस्तीफा लेने लगे तो फिर साला जितना मंत्री है उतना जितना विधायक है सब पर FIR कर देगा ये लोग। अशोक चौधरी की भाषा सुनकर के मीडिया कर्मी भी हैरान रह गए। तेजस्वी यादव के बचाव में अशोक चौधरी को भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। अशोक चौधरी ने जम करके तेजस्वी यादव का बचाव किया और कहा कि भाजपा उनको फंसा रही है। जहां उन्होंने कहा कि अगर FIR पर इस्तीफा होने लगे तो फिर बिहार के जितने भी मंत्री हैं सब पर बीजेपी वाला FIR कर देगा और नीतीश कुमार को अकेला कर देगा। अशोक चौधरी ने मीडिया से यह भी पूछा है कि चर्चा यह है कि वे बीजेपी में शामिल होकर के जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके जवाब में अशोक चौधरी ने कहा है कि मेरे पिता 9 बार MLA रहे, मैं कांग्रेस में रहा हूं, इसलिए मेरी विचारधारा सेकुलर है, मैं बीजेपी में नहीं जा सकता।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा जिले में दो पत्नियों ने मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जब मृतक दिल्ली में रहकर के मजदूरी करता था और बकरीद के मौके पर अपने घर आया हुआ था। सूचना पाकर के बिहार पुलिस ने दोनों आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो बिहार के छपरा जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के बेदवलिया रायपुर निवासी 45 वर्षीय आलमगीर अंसारी की पहली शादी करीब 10 साल पहले गरका थाना क्षेत्र के चिंतामगंज गांव की रहने वाली अलमा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही अलमागीर की पहली पत्नी के साथ अनबन हो गई, जिस कारण सलमा पति को छोड़कर के अपने मायके में रहने लगी। इसके बाद 6 माह पहले आलमगीर ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल निवासी अमीना से दूसरी शादी कर ली। मृतक के परिवार वालों ने बताया है कि कुछ दिन पहले आलमगीर की पहली पत्नी सलमा दिल्ली पहुंच गई, जहां से अपनी सौतन अमीना को लेकर के अपने मायके चिंतामंग आ गई। दोनों वहां पर एक साथ रहती थी। इस दौरान दिल्ली में रह रहा आलमगीर बकरीद के मौके पर अपने गांव आया। इस बात की जानकारी मिलने पर 9 जुलाई को दोपहर दोनों पत्नियां एक साथ आलमगीर के घर गई। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर के तीनों के बीच झगड़ा होने लगा। इस दौरान सलमा ने आलमगीर पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। आलमगीर को इसके परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे सीधे पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पटना जाने के दौरान आलमगीर की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजद विधायकों और फिर राजद पार्षदों से कहा है कि एकजुट रहिए, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव पहुंच करके बताइए कि महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। हम लोगों को 2024 के चुनाव पर फोकस करना चाहिए, जहाँ इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों को भुलाते हुए लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहिए। जहाँ किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता से हटाना है, देश को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने ये बात राजद के विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कही है। ये बैठक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को हुई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2 टूक कहा कि मैं बेंगलुरु में होने वाली बैठक में भाग लेने जाऊंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस पर राजद विधायकों एवं विधान पार्षदों ने हाथ उठा करके संकल्प लिया है कि पूरी पार्टी आपके साथ है, इसलिए हम लोग संघर्ष करने को लेकर तैयार हैं। सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद पूरे जोश में थे। लालू प्रसाद ने कहा है कि विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा का मुकाबला कीजिए। मंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग सदन में जो जाते हैं बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए, तैयारी करके जाइए। हमें अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखना है। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी की एकजुटता की बात करते हुए कहा है कि महागठबंधन को हर हाल में मजबूत रखना है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2 टूक कहा कि दिल्ली में पिछले साल हुई सम्मेलन में महागठबंधन के संदर्भ में बयान देने के लिए मुझे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया था। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग जान लीजिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की दूसरी अहम बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में ताज वेस्ट एंड में होगी। जानकारी के मुताबिक विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होगी। जी हां, बताया जा रहा है कि गैर भाजपा दलों की इस दूसरी मीटिंग में 18 से 19 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, मंत्री संजय झा के साथ साथ कई पार्टी के प्रमुख भी मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि विपक्षी एकता की पहली बैठक 23 जून को पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें कई दलों के शीर्ष नेता बैठक में मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक के दौरान ही अगली मीटिंग शिमला में करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि आचार संहिता उल्लंघन के 2009 के एक मामले में पेशी के लिए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव कोर्ट पहुंचे। जब पप्पू यादव के साथ उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी मौजूद थी। आपको बता दें कि रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। जब कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व सांसद और फिर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है। 2009 में जनता ने जिस आधार पर उनके ऊपर भरोसा किया वह अब टूट चुका है। 2009 में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पेशी के लिए पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी इस दौरान उनके साथ थी। पप्पू यादव की महागठबंधन में क्या स्थिति है, ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे और आगे भी गरीबों की आवाज़ उठाता रहेगा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा बिहार में पैसे का खेल करके विधायकों को तोड़ना चाहती है, लेकिन हमेशा बिहार की धरती ने देश को
एक संदेश दिया है कि यहाँ किसी तरीके का खेल नहीं हो सकता। भाजपा हमेशा पैसे के बल पर भ्रष्टाचारियों को तोड़ करके विभिन्न राज्यों में सरकार बनाती आई है, लेकिन बिहार में ये संभव नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज के तहत पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जदयू के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले कभी कह रहे थे कि वे सीएम नीतीश कुमार की बी टीम है, तो वही मुख्यमंत्री की पार्टी वाले कह रहे थे कि वे बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम 9 महीने से ये बात सुन रहे हैं। मान लीजिए हम किसी पार्टी की बी टीम है और उस पार्टी वाले की हिम्मत ही नहीं है कि रोड पर चले, और फिर मैं 9 महीने से रोड पर चल रहा हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की बी टीम है और नीतीश कुमार की पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। पहले तो ये आपस में ही तय कर ले कि हम किसकी बी टीम है। आप बताइए, हम अपना घर परिवार छोड़ करके, सुख सुविधा ऐशो आराम छोड़ करके 9 महीने से गाँव पैदल चल रहे हैं, किसी की बी टीम के लिए नहीं। जब बिहार के नेताओं के जनता से जुड़े होने के दावे की पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के सरायरंजन में कहा है कि इन लोगों ने अपना दिमाग ताक पर रख दिया है, जहां ए टीम बी टीम करके नेताओं ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो फिर भोगिए, हमको बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जनता से कहा है कि हमको यहाँ आकर के कोई भी पैसे नहीं कमाना है और ना ही हमें यहाँ नेतागिरी करनी है। बिहार का नेता कोई क्या कर पाएगा जीवन में, उससे तो बड़ा पाकर और फिर छोड़ करके मैंने 10 साल की राजनीति में हासिल कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें लताड़ लगाई है। इस पर बिहार में राजनीति चरम पर है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोबिया हो गया है। सुनील सिंह ने सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद थे। सिर्फ इसीलिए नीतीश कुमार ने उनकी सार्वजनिक बेइज्जती कर दी है। जहां बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसमें एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भाग लिया। सिर्फ इसीलिए नीतीश कुमार ने सुनील कुमार जी की सार्वजनिक बेइज्जती कर दी है। क्या सीएम नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी और फिर अमित शाह का फोबिया हो गया है? उन्होंने इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीर भी शेयर की जिसमें सुनील सिंह और अमित शाह एवं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई अन्य नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिस मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकता है। जी हाँ, जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और फिर अन्य मंत्रियों को एक प्राथमिक के बाद कैबिनेट से हटा दिया गया था, तो फिर कैबिनेट में बैठे तेजस्वी यादव पर आरोप पत्र दायर किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार को संविधान पर विश्वास नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तेजस्वी को बचाने का भी आरोप लगाया है। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और सदन में 2018 में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 3C के फॉर्मूले पर चलते हैं। क्राइम, करप्शन और कास्ट कम्युनिज्म से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आज ये तीनों C कहाँ गया? नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के साथ सरकार चलाना बिल्कुल भी गलत बात है। ये जनता के साथ धोखा है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के अंदर और बाहर भी हम विधानसभा को भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर करेंगे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने कुर्सी के लिए भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया है, जहां उन्हें अपने कृत्यों और फिर चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नीतीश कुमार को अगर संविधान में विश्वास है तो फिर सुप्रीम कोर्ट निर्देश पालन करे और तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सुपौल जिले का एक ऐसा गांव है जो हर साल उजड़ता है और फिर बसता है। यह गांव खिसकते खिसकते नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब जा पहुंचा है। इस गांव में लगभग 60 परिवार रहते हैं जिनके बेटे बेटियों की बीते 15 सालों से शादी तक नहीं हो सकी है। इस गांव का नाम छतौनी है। यहाँ ना रोजगार का साधन है और ना ही शिक्षा का माकूल इंतजाम। गांव आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा भी नहीं है। गांव के बसने और उजड़ने का कारण कोसी नदी का कटाव है। साल 2008 की कुशहा त्रासदी, जिसका नाम सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए,
जब 15 साल पहले बिहार के सुपौल में आई बाढ़ ने खूब तांडव किया था, जब सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, तब से लेकर के आज तक कोसी नदी की दो धाराओं के बीच बसे बसंतपुर प्रखंड का छतौनी गांव हर साल बसता और उजड़ता रहता है। अब ये खिसकते हुए नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच चुका है, जहां खानाबदोश जीवन जी रहे छतौनी के लोग, गांव के बुजुर्ग चंद्रेश्वरी यादव बताते हैं कि 1960 के दशक में कोसी तटबंध का निर्माण शुरू हुआ था। आधी आबादी को तटबंध का बाहर बैजनाथपुर, पिपराही, बसावट पट्टी और आदि गांव में बसाया गया। जो बच गए वे आज तक खानाबदोश की तरह जी रहे हैं। स्थानीय निवास और बेरोजगार के कारण दूर दराज की बात तो छोड़ दीजिए, तटबंध के बाहर के लोग भी अपने बेटे बेटियों की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते हैं। ग्रामीण विश्वनाथ मलाकार बेचन राम का कहना है कि गांव में आंगनबाड़ी स्कूल नहीं होने से बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं या किशोर होते ही कमाने चले जाते हैं। हमारा कोई भी स्थानीय ठिकाना नहीं है, ऐसे में कौन अपने बेटे बेटियों को इस गांव में ब्याहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके पास बिहार से लेकर के देश भर में कई ऐसे लोग हैं जिस पर कई तरह के मुकदमे हैं। मुकेश सहनी ने ये बयान 10 जुलाई को दिया है, जब पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वे पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुकेश सहनी ने कहा है कि कल तक जब आप विपक्ष में रहते हैं या फिर दूसरी पार्टी में रहते हैं तो फिर सब गलत है, और जब उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में आते हैं तो फिर सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। बीजेपी की बात ही क्या है, आप कितना भी गंदा क्यों ना हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। जहाँ एक पार्टी को कमज़ोर करने की बात है, जहां तक न्याय प्रक्रिया है तो वो तो चलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में और समाज में सिर्फ एक अस्थिरता फैलाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड में आरोपी बनाया गया है। लगातार बिहार में बीजेपी की नेता तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के सोमवार को जब मुकेश सहनी से पत्रकारों ने तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर के सवाल किया तो फिर बीजेपी ही पर ही वो भड़क गए। तेजस्वी यादव पर नरमी दिखाई और बीजेपी पर जम करके हमला बोला। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर के बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। जब मानसून सत्र की शुरुआत में ही वाम दल के नेताओं ने शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में जम करके प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षक राजकर्मियों का दर्जा दें। वहीं विधान परिषद में नई शिक्षक नियमावली पर भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने हो गए। इसी बीच जदयू के एमएलसी संजीव सिंह ने भी उनके समर्थन में उतर गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार से अपील करता हूं कि सरकार को इनकी मांगों पर विचार करनी चाहिए, जहां उनकी गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए। संजीव सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने पहले भी शिक्षकों के हित में कई काम किए हैं और फिर आगे भी करती रहेगी। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार नई शिक्षक नियमावली की समीक्षा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे। भाजपा इस मामले पर राजनीति करना चाहते हैं, उनकी शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई भी हमदर्दी नहीं है, इसीलिए आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वे उन्हें गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कुछ दिनों से यूपी की एक एसडीएम ज्योति मौर्या को लेकर के बवाल छिड़ा है, जहां ये कहानी अभी चल ही रही है कि इसी से मिलती जुलती कहानी बिहार के हाजीपुर से भी सामने आई है। एक मजदूर पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके शिक्षक बनाया। जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो फिर वो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ ही फरार हो गई। जी हाँ, यह आरोप महिला के पति ने लगाया है। जंदाहा थाने में पत्नी के खिलाफ उसने केस भी दर्ज कराया है। पूरा मामला बिहार के हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र का है। महिला के पति चंदन का कहना है कि उनकी पत्नी की 2022 में सरकारी नौकरी लगी थी, जब पत्नी सरिता समस्तीपुर के एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर बहाल हुई थी। इसके बाद उसका स्कूल के प्रिंसिपल से ही प्रेम प्रसंग चलने लगा, जब कुछ महीने में प्रिंसिपल राहुल के साथ फरार हो गई। चंदन कुमार ने बताया है कि 13 साल पहले उसकी शादी समस्तीपुर की विभूतिपुर की रहने वाली सरिता के साथ हुई थी। जब पुलिस के पास दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में चंदन ने बताया है कि उसने खेती और फिर मजदूरी करके मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया। जी हाँ, और उसने पत्नी की बेवफाई की शिकायत डीएम डीओ समेत विभागीय अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब उसने कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से भी शिकायत कर चुका था। जब पटना में 6 और समस्तीपुर में 3 जगह शिकायत की, लेकिन कहीं से भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सियासी हलचल के बीच सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत हुई। जब 5 दिनों की अल्प अवधि वाले इस
सत्र के पहले दिन जिस तरीके से राजनीति गरमाई, उसने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी तापमान के संकेत दे दिए हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्र के पहले दिन 2 बैठकों को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने न केवल अपने दल के विधायकों को बल्कि सहयोगी दलों के विधायकों को भी साफ साफ इशारा किया है कि बीजेपी बिहार में भी खेल करना चाहती है और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के विधायकों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने बीजेपी को लेकर के विधायकों को सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मजबूत हुई तो फिर नुकसान सभी का होगा, चाहे कुछ भी कर ले। बिहार में बीजेपी की दाल हम लोग गलने नहीं देंगे। बीजेपी के किस नीति से देश और फिर बिहार को क्या नुकसान होगा और किस तरह से बीजेपी देशवासियों को गुमराह कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का कोई भी मंसूबा सफल नहीं होने वाला है, नहीं होने देना है। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बीजेपी से महागठबंधन के विधायकों को बचने को लेकर के जो सबसे बड़ा बयान दिया हुआ बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने बैठक के बाद दी है। जहाँ सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों को नसीहत दी है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और इस षड्यंत्र में नहीं फंसना है। इसका उदाहरण भी मुख्यमंत्री ने देते हुए बताया है कि बीजेपी बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के एमएलए को 100 करोड़ तक का ऑफर दे रही है। हमारे बिहार के विधायकों को भी 200 करोड़ तक का लालच बीजेपी दे सकती है, लेकिन विधायकों को बीजेपी की चाल में फंसना नहीं है। बीजेपी तो पहले ही विधायकों पर गिद्ध दृष्टि लगा रखी है। वहीं पर नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि मैंने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह के लिए क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों को देखिए क्या किया। बीजेपी की चाल में फंस गए, लेकिन बीजेपी के मंसूबे को आगे सफल नहीं होने देना है। आगे से जो भी फैसला मैं लूँगा आप लोगों से पूछ कर लूँगा, अब गलती नहीं होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर केडीवी लाइव पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप कभी नहीं भूलते हैं, अभी आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।